छत्तीसगढ़ महतारी। तोर भुइया के माटी दाई, तोर भुइया के माटी दाई, प्यूरा रंग कन्हारी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। नमस्कार, मैं चंद्रकांत जायसवाल, आपका अपना चैनल मस्ती विद सीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ में जो आज शख्सियत हैं आप सभी जान रहे होंगे, और अगर आज तक आप उनसे मुलाकात नहीं हुई होगी, आप उन तक उनकी बात जो है आप तक नहीं पहुंची होगी, तो आज ज़रूर पहुंच जाएगी। मैं बताना चाहूँगा हमारे बीच में आहुति जो अन्नपूर्णा पवार, जिनका पूरा नाम है, हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लेते हैं उन्हीं की जुबानी, और उसके बाद में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार सभी ऑडियंस को। जैसा कि आदरणीय भैया ने बताया कि मेरा नाम अन्नपूर्णा पवार आहुति है, तो आप सब नाम से तो परिचित हो ही गए। मैं लेक्चरर हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, अर्थात व्याख्याता हूँ। हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में। और अगर ऐसे परिचय में जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबा परिचय हो जाएगा। धीरे धीरे अब जितनी परतें आदरणीय भैया जी खोलना चाहेंगे खुलती जाएंगी। छोटा लघु परिचय आपको देती हूँ कि इन सब के अलावा मैं एक लेखिका और कवित्री हूँ। न्यूज़पेपर में रेगुलर हर वीकेंड पे मेरा एक कॉलम भी आता है, तो आप कह सकते हैं कि कॉलमिस्ट भी हूँ, स्तंभकार भी हूँ, और एक लिरिसिस्ट भी हूँ। अभी मैंने एक गोरक्षा पर बन रही एशिया की प्रथम फिल्म में एक मूल गीतकार के रूप में मुझे लिया गया है। तो इस तरह से बस ऐसे छोटे छोटे कुछ काम हैं जो मैं कर रही हूँ। कवि सम्मेलन मंचों पर बहुत बारंबारता में पुकारी जाती हूँ, जब कभी पुकारते हैं मैं उपलब्ध हो जाती हूँ। मूल रूप से मुझे वीर रस की कवित्री के रूप में जाना जाता है। बाकी अब जैसा ओवर टू भैया जी, जैसा वो पूछते जाएंगे मैं आप सबसे जुड़ती जाऊंगी। क्या नहीं है आप, ये तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप सब हैं, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आपका अच्छा डांस भी देखा है, आपके स्कूल के बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी देखे हैं, आपके कुछ वीडियोस ऐसे भी देखे हैं जिसमें आप बच्चे लोगों के साथ में अच्छा मनोरंजन भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो सर्वगुण संपन्न बोलते हैं उसमें से कोई चीज़ आपके लिए बचा हुआ हो। आज हम मुलाकात कर रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी मैम है वो कवि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कविता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है कुछ शब्दों से करें, जिससे हमारे जो साथी हैं, जुड़े हुए साथी जो हैं, वो इस कार्यक्रम को अंत तक सुनेंगे। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका मेरे लिए इतने अच्छे शब्दों का उपयोग करने के लिए। और जितनी सारी चीज़ें आप कह रहे हैं, शायद उसका यदि मैं एक अंश भी हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये आप सबका स्नेह है, इनका स्नेह है जो मुझे आप लोग इतना बड़ा मानते हैं। ऐसे कोई ख़ास बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सबके बीच से, इसी मिट्टी से उपजी हूँ और इसी मिट्टी में ही समाई हुई हूँ मैं। और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए चार पंक्तियों के साथ आपसे जुड़ रही हूँ कि मैं अगर मगरूर हो जाऊँ, नशे में चूर हो जाऊँ, मैं अगर मगरूर हो जाऊँ, नशे में चूर हो जाऊँ, मेरे मालिक मदद करना मुफलिसी याद रखने में, मेरे मालिक मदद करना मुफलिसी याद रखने में। और यूँ तो हर वक्त मैं संघर्ष के साए में रहती हूँ, यूँ तो हर वक्त मैं संघर्ष के साए में रहती हूँ, मगर तू हौसला देना इसे आबाद रखने में, मगर तू हौसला देना इसे आबाद रखने में। बहुत बहुत धन्यवाद। 1947 का जो हम बहुत ज़्यादा स्पीच सुनते हैं, एक ओज से भरा रहता है, एक वीर रस से भरा रहता है। और यकीन मानिए, आप जब हमसे आगे अभी जुड़ते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी झांसी की रानी से मिल रहे हैं। ये मेरा मैं इतना कहना मतलब ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप झांसी की रानी से ही मिल रहे हैं। मैम, हम लोगों को लगता है
कि या फिर किसी छोटे बच्चों को बताने में या स्कूल के बच्चों को बताने में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे बीच में ये झांसी की रानी आई थी, मदर टेरेसा आई थी या फिर इंदिरा गांधी आई थी, हमने उनको देखा नहीं है। अगर अभी की पीढ़ी की हम बात करें, हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमारे सामने में हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो आप अपने स्कूल में, जैसे आप व्याख्याता भी हैं, तो स्कूल में इस प्रकार का माहौल बनता है कि आपको देख कर के लोग अब लिखना शुरू कर रहे हों या आपके बच्चे लिखना शुरू कर रहे हों, ऐसा कुछ है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सच में मेरे स्कूल में ऐसा माहौल अब धीरे धीरे बन रहा है। जहाँ अभी फ़िलहाल मैं पढ़ाने जा रही हूँ, वहाँ मैंने बच्चों को अपना ही लिखा एक गीत, अभी 26 जनवरी बहुत ही नज़दीक है हम सबके, मैंने सिखाया है उनको, जिसमें गीत के बोल, धुन, ये सब कुछ मेरे ही हैं। तो वो गीत बहुत जल्दी बच्चे वहाँ प्रांगण में गाने वाले हैं, ऐसी मैं आशा कर रही हूँ। बाकी तो कुछ सामयिक भी होता है, समय पर निर्भर करता है कि क्योंकि वो होने वाला है तो मालूम नहीं है कि वो उस दिन क्या होगा, सिचुएशन कैसी होगी। पर वो गीत बच्चे गाने वाले हैं और बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं सदैव। जब कभी शनिवार को, आजकल तो प्रति शनिवार हम बहुत सी गतिविधियाँ करते हैं स्कूल में, तो प्रति शनिवार की गतिविधियों में भी बच्चे बड़े उत्साह से मुझे सुनते हैं। और कई बार तो वो केवल मुझे सुनना चाहते हैं। मैं उनको समझाती हूँ कि केवल सुनना नहीं है, सीखना भी है, और आप लोगों को भी इस तरह की चीज़ें करनी है ताकि आप आगे बढ़ें। अगर आपने देखा है मेरा वीडियो जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ, तो ऐसा ही वो एक शनिवार का दिन था जब हम एक्टिविटी कर रहे थे, सैटरडे एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो उस दिन हमने बच्चों से वो एक जुड़ाव जो मेरा बच्चों के साथ हुआ था, और हमने एक राष्ट्रभक्ति गीत हम गा रहे थे। तो इस तरीके से हम एंजॉय करते रहते हैं, बच्चों को नई नई चीज़ें हम सिखाते रहते हैं। ना केवल ये, आप यदि केवल उसको कविता में, गीतों में समेटना चाहेंगे तो ऐसे तो कविता का कोई और छोर नहीं है, बहुत अथाह होती है वो। और कविता का सार ही होता है कि कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह देती है, अथाह कह देती है, वो कविता होती है। किंतु चूंकि मैं गद्य लेखक भी हूँ और किताब भी मेरी सन 2020 में आदरणीय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से उसका रिलीज़ हुआ था, विमोचन हुआ था। और वो किताब मेरे ठीक पीछे रखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये वो किताब है आहुति कविताओं की। तो इस किताब से भी मैं कई बार बच्चों को पढ़ के बहुत से अंश सुनाती रहती हूँ। और सीरीज़ में, लाइन में, श्रृंखला में और भी कुछ किताबें हैं जो आने वाली हैं। इसके अलावा चूँकि अंग्रेज़ी की व्याख्याता हूँ, तो अंग्रेज़ी से भी बच्चों को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। मूल रूप से मेरा ये मानना है कि जब इस तरह की बातें चलती हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी के बीच में एक तरह का द्वंद्व सा छिड़ा होता है। और हम छत्तीसगढ़ में हैं, तो मैं तो कहूँगी कि कई बार हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी द्वंद्व सा छिड़ा होता है। कि मैं ये मानती हूँ कि मूल जो भाषा जिस जगह की है वो वहाँ की माँ होती है, उस जगह की। तो जैसे कहते हैं कि माँ और मातृभूमि और मातृभाषा, इनको इंसान कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं भूल सकता। तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि छत्तीसगढ़ी और हिंदी तो हमारी मातृभाषाएं हैं, और अपनी मातृभाषा को हम कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसके अलावा और जो सपोर्टिव लैंग्वेजेस होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अंग्रेज़ी की भी व्याख्याता हूँ, तो ये जो भाषाएं होती हैं, भाषाओं को हम उन भाषाओं को साथ में लेकर चल सकते हैं, अपने सपोर्ट सिस्टम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और भाषाएं केवल और केवल एक ज़रिया होती हैं, एक माध्यम होती हैं, जो संचार का माध्यम होती हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, मूर्त रूप में व्यक्त करने का, शब्दशः व्यक्त करने का केवल एक माध्यम होती हैं। तो हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी सीख को, जो कुछ भी हम सीखते हैं, इनको यदि हम अपनी भाषा के बंधनों में, बांध में ना बांधें, तो वो अविरल है, जो बहते रहेगा, किसी बहती गंगा, बहती नदी की भांति है। तो मैं बच्चों को ना केवल हिंदी अपितु इंग्लिश भी सिखाती हूँ, और जो कुछ भी मैं जानती हूँ बच्चों को वो सिखाने का प्रयास करती हूँ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी, जो कि हमारी मूल राज्य भाषा है, राजभाषा है हमारी छत्तीसगढ़ी, मैं बहुत सम्मान करती हूँ उस भाषा का। तो हम बच्चों के साथ उस भाषा में भी कई बार वार्तालाप करते हैं। तो एक वैरायटी, जी, एक वैरायटी का माहौल मिलता है हमारे स्कूल में बच्चों को। तो ये बहुत ही गर्व का विषय होता है मेरे लिए, बहुत खुशी का, प्रसन्नता का विषय होता है कि बच्चे मेरे साथ हर तरह से भी जुड़ पाते हैं। तो ये मूल और सारांश कहना चाहूँगी मैं पूरी बात का।
सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ी में नहीं, बच्चे जिस भाषा में हमसे कुछ सीखें या हम बच्चों से कुछ सीखें, हमें उसी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ इशारे में बच्चे को कुछ कहते हैं, या जहाँ तक मैं देखा हूँ कि बच्चे 3 प्रकार से सीखते हैं। कोई बच्चे ऐसा रहते हैं कि जो पढ़ने में ठीक ठाक रहते हैं, वो बच्चे आप कुछ भी बोलेंगे उसको सीधा सीधा समझ जाते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा सा एग्जाम्पल देना पड़ता है, और कुछ बच्चों को उसके भौतिक स्थिति में ले जा करके कुछ बताना पड़ता है, या उदाहरण स्वरूप उसको कुछ ऐसे चीज़ें दिखाना पड़ता है जिससे वो कुछ सीख सकें। तो जब भाषा की बात निकली है और हम आते हैं छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ी में कुछ हो जाए मैम। बिल्कुल स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ी में अवश्य सुनाऊंगी आपको, और आप कहें तो अंग्रेज़ी में भी कुछ सुना दूंगी, हिंदी में भी सुना दूंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी हमारी राजभाषा है, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से हम सब ताल्लुक़ रखते हैं, इस मिट्टी से हम उपजे हैं। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का, शौर्य का भी विषय है। और चलिए छत्तीसगढ़ी में एक गीत आप सबके सामने रखने का प्रयास करती हूँ। आशा करती हूँ कि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको ये पसंद आएगा। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। तोर भुइया के माटी दाई, तोर भुइया के माटी दाई, प्यूरा रंग कन्हारी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। तोर भुइया के माटी दाई, तोर भुइया के माटी दाई, प्यूरा रंग कन्हारी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। और ये सुने कि ऐसा कस गुर तुर है, भाखा छत्तीसगढ़ी हमर छत्तीसगढ़ी भाखा। ऐसा कस गुर तुर है, भाखा छत्तीसगढ़ी। इडहर चीला ठेठरी खुरमी, इडहर चीला ठेठरी, रंग रंग के साग तरकारी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि ये शुरुआत इस प्रकार है, तो आगे और किस किस प्रकार के हमें कविताएं और गीत सुनने को मिलेंगे। मैम, ये तो छत्तीसगढ़ी की बात हो गई। आप शिक्षिका हैं, तो सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि एक जो बैलेंस होता है कि शिक्षिका का काम भी आपको करना है, आपको अगर कहीं पर बुलाया जाता है कवि सम्मेलनों में, तो हो सकता है कि आपके जो कार्य क्षेत्र हैं उससे वो दूरस्थ क्षेत्र हों, आपको आने जाने में भी दिक्कत हो। आपको फिर कई बार ऐसा होता है कि आप अपना सिर्फ कार्यक्रम दे करके नहीं उठ सकते वहाँ से, मतलब किसी भी कवि सम्मेलन से पूरे सभी कवियों को सुनना है। रात के 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। उसके बाद में आपको वापस आना है अपने कार्य क्षेत्र में, और फिर सुबह उसी स्कूल में बच्चे लोगों को बीच में जाना है। तो किस प्रकार की कठिनाई होती है? बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने, और एक ऐसा सवाल किया है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे पता चला कि शायद ये बैलेंस बनाना पड़ता होगा। वैसे बहुत ही प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है, दृष्ट है कि हाँ ये संतुलन बनाना पड़ता है। चाहे वो कवि हो या चाहे किसी भी दूसरे क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हो, यदि वो उसका कार्य क्षेत्र अलग है और उसकी रुचि का क्षेत्र अलग है, एक और साथ ही साथ वो समाज से किसी दूसरे तरीके से जुड़ने का प्रयास कर रहा है अपने कार्य क्षेत्र के अलावा, तो थोड़ा बैलेंस तो बनाना पड़ता है, थोड़ा सा संतुलन बनाना पड़ता है। इसके अलावा आप एक चीज़ भूल गए कि मैं एक माँ भी हूँ। मुझे अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ भी संतुलन बनाना पड़ता है, परिवार का संतुलन बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को संतुलित करके चलना पड़ता है। तो ऐसा है कि ये संतुलन अकेले मेरा नहीं, शायद आपका भी होगा, आप भी बहुत कुछ करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके भीतर ही छुपा है। मुझसे पूछने की बजाय आप स्वयं से भी प्रश्न करते तो शायद ये उत्तर आपको मिलता कि सबसे पहले तो प्राथमिकता होती है कि कौन सा काम हमारे लिए कब प्राथमिक होता है। हम प्राथमिकता के अनुसार उसको तय करते हैं
दूसरा सबसे प्राथमिक होता है हमारा परिवार। बच्चे, यदि आप माँ हैं तो माँ हैं या पिता हैं या आप परिवार के भरण पोषण करता है, परिवार आप पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में हमारे लिए, चूंकि हम भारतीय समाज में रहते हैं और हम इंसान हैं, तो हमारे लिए परिवार सबसे ऊपर आता है, मेरा ये मानना है। बाकी व्यक्तिगत सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। तो मूल रूप से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, मैं अपने परिवार को देती हूँ, अपने बच्चों को। उसके बाद दूसरा आता है जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, आजीविका चलती है, तो मेरा काम, जी, जो मेरा जॉब है, जो मेरा काम है, मेरा कार्य क्षेत्र है, जहाँ से मेरा परिवार चलता है, दूसरा महत्व उसको होता है। इसके बाद तीसरा होता है समाज को मैं क्या दे सकती हूँ। तो ये जो मैं साहित्य का कार्य कर रही हूँ, साहित्य के क्षेत्र में जो मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये समाज को देने का ही मेरा एक जरिया है। तो तीसरा महत्व मैं उसे देती हूँ। और यकीन मानिए, मैं जब कह रही हूँ कि पहला महत्वपूर्ण ये है, दूसरा ये और तीसरा ये, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं तीनों को अलग अलग महत्व देती हूँ या मैं किसी को ज़्यादा और किसी को कम महत्व देती हूँ। मैं तीनों को बराबर संतुलित करने का पूरा प्रयास करती हूँ और तीनों ही मेरे लिए, मेरे जीवन के ये समझ लीजिए कि सांस, रोटी और पानी की तरह है। तो तीनों के बिना जिया नहीं जा सकता है, बिल्कुल इस तरीके से हैं। तो जिस प्रकार से अवसर होता है उसको संतुलित किया जाता है। पूरा प्रयास ऐसा करती हूँ कि कहीं भी किसी भी जगह पे मैं अपना कम ना दूं, बेहतर दूं। और एक और आपसे बात कहूँगी कि मेरा विश्वास रखिए कि कार्यक्षेत्र में कभी भी लापरवाही नहीं करती हूँ। और साथ ही मेरे जो छात्र होते हैं, ये बड़ा ही विरोधाभासी है, परंतु ये सत्य है कि मेरे जो छात्र होते हैं, चूंकि मैं साहित्य से भी जुड़ी हुई हूँ और दूसरी गतिविधियों से, क्रियाकलाप से, सामाजिक चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ, तो वो और भी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और भी ज़्यादा उनको जीवन में नया कुछ सीखने को मिलता है। मूल रूप से यदि आप शिक्षक हैं तो केवल भाषा का ज्ञान ना देकर, पुस्तकीय ज्ञान ना देकर, यदि आप बच्चों को सामाजिक ज्ञान देते हैं और अपने व्यक्तिगत, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से यदि आप उन्हें कुछ सिखा पाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये शिक्षक का सबसे बड़ा कार्य होता है। आपने 3 चीज़ों का नाम लिया, एक रोटी, दूसरा सांस और तीसरा एक शब्द बोले जल। मतलब मेरे जो क्वेश्चन था कि आप कैसे बैलेंस करते हैं, उसको आपने जो हमारे आसपास के, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, उन तीनों शब्दों से ऐसे मतलब जवाब दिए हैं कि हमारे पास में और कोई क्वेश्चन नहीं बचता है इसके बाद में। एक और क्वेश्चन है मैम कि अभी जिस प्रकार से हमारी जो नई पीढ़ी है, अमूमन देखा जाता है कि शिक्षक के लिए सबसे बड़ा एक समस्या ये रहती है, या एक उनको मान सकते हैं कि टारगेट मान सकते हैं, कि बच्चों को पुस्तकी ज्ञान से ज़्यादा वो सामाजिक ज्ञान दें और उन चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलें, और उस चीज़ को वो बच्चे अमल भी करें जिन चीज़ों से उन्हें बाद में दिक्कत होती है। क्या होता है कि सबसे पहले तो जो बच्चे होते हैं, जैसे 9वीं से 12वीं का जो समय होता है, ऐसा समय होता है कि आपको सही गलत का कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगता है। लेकिन उसके बाद जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस गलती का एहसास होते जाता है, लेकिन समय इतना आगे बढ़ जा रहता है कि उस गलती पर पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो ऐसा मतलब बच्चे लोगों में क्या आप विशेष करते हैं जिनसे बच्चे इस प्रकार की जो गतिविधि है उनसे दूर रहें? अच्छा प्रश्न कर रहे हैं आप। चूँकि मैं हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में ही मेरी पदस्थापना है, तो 9वीं से 12वीं के जो छात्र होते हैं वही हमारे आंचल में हम उन्हीं बच्चों को समेटते हैं सबसे ज़्यादा। आंचल में समेटना मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मैं एक महिला शिक्षिका हूँ और पुरुष शिक्षक भी ये करते हैं, वो उनको अपने दायरे में समेट के रखते हैं। अब रहा सवाल कि किस तरीके से हम बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि कैसे वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस करें। इसे मैं इमोशनल बैलेंस ही कहूँगी, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब बच्चे उनका जो शारीरिक जी हाँ,
किसी भी दिशा में वो मुड़ सकते हैं और उनमें शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो लेकिन हम ये प्रयास करते हैं, अकेले मैं नहीं, मैं ये मानती हूँ कि जितने भी हम सभी शिक्षक होते हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चों को हम प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं, इस तरीके से उनको हैंडल करते हैं और सपोर्ट करते हैं। यहाँ 2 शब्द मैं उपयोग कर रही हूँ कि हैंडल और सपोर्ट। जहाँ आवश्यकता होती है हम उनको हैंडलिंग भी करते हैं, जहाँ आवश्यकता होती है हम उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि बच्चे हमसे टूटे नहीं, उनका जुड़ाव हमसे बना रहे। तो ये आयु ऐसे होती है, आप बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट फटकार नहीं सकते, ना आप बच्चों के ऊपर हाथ उठा सकते हैं। तो कम से कम मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे इतने बड़े जो शिक्षकीय कार्य है मैंने किया है। हमारे समय में तो हमें डंडे से पिटा जाता था, अभी के बच्चे को आप छू भी नहीं सकते। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं आप। और लेकिन मैं वही कहने जा रही थी कि मैंने ऐसा कभी किया भी नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मैंने अपने किसी भी छात्र को एक हाथ भी लगाया हो। ईश्वर की इतनी कृपा है, माँ सरस्वती की अब तक। तो ये आप केवल इमोशनल बैलेंस और इम्बैलेंस का कार्य है, क्योंकि एक भावनात्मक संतुलन से संबंधित चीज़ें हैं, इसलिए आप केवल भावनाओं से ही उन चीज़ों को जोड़ सकते हैं बच्चों के साथ। तो यदि आप इस तरह का जुड़ाव अपने छात्रों के साथ रखते हैं, भावनात्मक रूप से यदि आप बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे अवश्य ही आपको समझते हैं, आपकी बात मानते हैं, जहां आवश्यक हो वो आपको समझते हैं आपकी, और जहां आवश्यकता है आपको भी उनको समझना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा उनको ये नहीं समझा सकते। आप ये सोचिए कि कभी आप भी उस आयु वर्ग में थे, उनके नजरिए में भी सोचना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उस आयु वर्ग में कभी हम भी थे, और हमने उस समय किस तरीके से हम सोचते थे, और जब हमारे टीचर्स, हमारे जो शिक्षक हैं हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते थे, तब हम किस तरीके से हमारे मन में उनके लिए भाव उत्पन्न होते थे। तो इन बातों को सोच कर ही हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों से हम वैसा व्यवहार करें कि बच्चों का जुड़ाव हमारे साथ ना टूटे। तो मूल रूप से सबसे आवश्यक यही है कि बच्चों से यदि आपका जुड़ाव है, चाहे वो आपके बच्चे हों, स्वयं के बच्चे हों एक माँ के तौर पे, चाहे वो आपके छात्र हों, और हम तो जो शिक्षिकाएं होती हैं वो अपने छात्रों की दूसरी माएँ ही होती हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के छात्र हों छोटे छोटे, या वो हायर सेकेंडरी के छात्र हों। तो एक तरह से मातृत्व के आंचल में जब आप अपने बच्चों को समेटते हैं तो वहाँ फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। गलती करते हैं तो पिता भी बनना पड़ता है कभी। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भावनात्मक बैलेंस इम्बैलेंस जो मैंने कहा, बस वही है। तो बस इस तरीके से उसको बैलेंस किया जाता है जी। ये तो सब हमारे जो मैम का मुख्य कार्य है उस पर है। चूँकि हम जुड़े हैं आज कविताओं के लिए, तो एक कुछ ऐसा हो जाए जिसे कहा जाए कि हमें 1947 याद आ जाए। चलिए, मैं पूरा प्रयास करती हूँ, कुछ ऐसा आपको सुनाने का प्रयास करती हूँ कि आपको 1947 याद आ जाए। देखिए, 1947 का जिक्र आदरणीय भैया जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें स्वतंत्रता मिली थी, और परतंत्रता के जो दुख होते हैं वो हम और आप केवल सोच सकते हैं, उसका आभास नहीं कर सकते, उसका एहसास हमें कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का ये वरदान है हम पे कि हम एक अभी के युग में हमने जन्म लिया है। तो मैं भी उसी केवल एहसास पर जो कविताएं रचती हूँ, उन कविताओं से आपको जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। आभास तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन वो जो एहसास है, जो मैंने केवल सोचने, ये महसूस करने की कोशिश की गई, कोशिश है केवल आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप प्रतिक्रिया के माध्यम से इनको ज़रूर सूचित करेंगे जी। कि वतन पर सरफरोशी का धुआं उठा, गजब उठा, वतन पर सरफरोशी का धुआं उठा, गजब उठा, हमारी इनकलाबी का बयां उठा, गजब उठा, हमारी इनकलाबी का बयां उठा, गजब उठा। ये किसके सर फिरे होने की खबरें इस हवा में हैं, ये किसके सर फिरे होने की खबरें इस हवा में हैं, ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा, ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा, ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा। और एक कविता आप सबके मध्य रखती हूँ। ये कविता मैं आपको अपनी इसी किताब से सुनाने जा रही हूँ, आहुति कविताओं की। ये इजीली अवेलेबल है अमेज़न पे, आप इसे परचेस कर सकते हैं, अगर चाहें तो सर्च कर सकते हैं। भी अवेलेबल है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप रायगढ़ पुस्तक सदन से जाकर के इस किताब को खरीद सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो।
और ऐसे अगर आप चाहें तो अमेज़ोन पर भी ये बहुत आसानी से उपलब्ध है। अन्नपूर्णा पवार आहुति आप सर्च करें, राइटर अन्नपूर्णा पवार, आपको अवश्य ही मिल जाएगी। बस इसी की एक रचना मैं आप को पढ़कर सुनाने जा रही हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। जब तक मेम का जो पेज है निकले तब तक बताना चाहूँगा कि मेम को आप अन्नपूर्णा पवार आहुति के नाम से फेसबुक में भी सर्च करेंगे तो करीब करीब बीच बीच में मेम लाइव भी होते हैं, तो उसमें भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उनका सारी कविताएं जो हैं वो देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम में भी मेम है, तो उसमें भी आप फॉलो करके उनको यूट्यूब पे भी आज किस्मत अच्छा था हमारा कि भाटापारा में मैम रहती हैं, मैं शक्ति में रहता हूँ, और मैम का जो घर है प्रॉपर वो शक्ति है, तो मैम का आज आना शक्ति हुआ था। तो इस बीच में पहले से जो कि मैं कॉल करके मैं बोल दिया था मैम को कि जब भी आप शक्ति आएँ मुझे एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा करके। इत्तेफाक से आज मैं भी था और मैम भी थी, तो इस इत्तेफाक से आज आप सबके बीच में हम लोगों को दोनों को बैठने का मौका मिला है। और चलिए मैम से आगे सुनते हैं। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो सुनिए, कविता से जोड़ने का प्रयास करती हूँ कि हम वंशज महाराणा के रानी झांसी के अनुयायी, हम वंशज महाराणा के रानी झांसी के अनुयायी, सेल्यूकस को कसने वाले चंद्रगुप्त की परछाई, सेल्यूकस को कसने वाले चंद्रगुप्त की परछाई, पृथ्वीराज सा साहस हम में कहत कवि चंद बरदाई, और सहन करें सम्मान पे अत्याचार नहीं ये नौबत आई, सहन करें सम्मान पे अत्याचार नहीं ये नौबत आई। और तुम हमको धिक्कारो, स्वाभिमान पे ठोकर मारो। जब पड़ोसी देश या जो कोई भी हमारे देश का शत्रु है जब हमारी ओर वो तिरछी निगाह डालता है, तो देश के जो वीर जवान हैं, जो शौर्यवीर हैं, वो क्या कहते हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं कि तुम हमको धिक्कारो, स्वाभिमान पे ठोकर मारो, फिर धर के शांति दूत का भेष तुम हमको पुचकारो। हरे कायर नहीं है इतने वीर लड़ाके भारत माता के, कायर नहीं है इतने वीर लड़ाके भारत माता के, और गिन गिन के लेंगे प्रतिशोध एक बार जरा देखो आके, गिन गिन के लेंगे प्रतिशोध एक बार जरा देखो आके। और वीर गति को प्राप्त भी कर सकते माटी सरहद की चूम, वीर गति को प्राप्त भी कर सकते माटी सरहद की चूम, के वीर गति वीरों की गति है कहे तिरंगा ऊंचा झूम, वीर गति वीरों की गति है कहे तिरंगा ऊंचा झूम। और मातृभूमि पे प्राण न्यौछावर हर किसी के वश की बात नहीं, मातृभूमि पे प्राण न्यौछावर हर किसी के वश की बात नहीं। और ये वीरों का एकाधिकार है, कायरों की औकात नहीं, ये वीरों का एकाधिकार है, कायरों की औकात नहीं, कि तुम छुप छुप के, तुम रुक रुक के जब जब गोले बरसाओगे। देखें देश का जो सीमा का प्रहरी है क्या कह रहा है कि तुम छुप छुप के, तुम रुक रुक के जब जब गोले बरसाओगे। याद रहे ऐ बुज़दिल आज़म, तब तब मुँह की खाओगे, तुम छुप छुप के, तुम रुक रुक के जब जब गोले बरसाओगे। याद रहे ऐ बुज़दिल आज़म, तब तब मुँह की खाओगे। और ये देश नहीं हारा है कभी, ये देश नहीं हारा है कभी, तुमसे बेहतर किसने जाना, ये देश नहीं हारा है कभी, तुमसे बेहतर किसने जाना। वीर भूमि यह वीर सुतों की आहुतियों का है ये खजाना, वीर भूमि यह वीर सुतों की आहुतियों का है खजाना। और बांध सके तूफानों के पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, रोक सको सागर की लहरें तुम में भी इतनी शक्ति नहीं, रोक सको सागर की लहरें तुम में भी इतनी शक्ति नहीं। और कौंध रहा आकाश पे बिजली बन, वीरों का आत्मबल चक्रव्यूह यह अभेद्य है, वायु हो जल या हो थल। जब हमारी सेना तीनों ही जगह पर विद्यमान है तब मैं कहती हूं कि चक्रव्यूह यह अभेद्य है, वायु हो जल या हो थल, तो अवसर है। हाँ अवसर है। देखिए किस तरीके से हम उनको प्यार से पुचकार कर अवसर भी दे रहे हैं कि अवसर है, अवसर, अवसर को चूको मत, आत्मसमर्पण कर दो, युवा ऊर्जा अपनी फूको मत, चेत जाओ के धधक उठी है प्रतिशोध की अग्निज्वाल। और डम डम डमरू बाज रहा है तांडव करता महाकाल, डम डम डमरू बाज रहा है तांडव करता महाकाल, डम डम डमरू बाज रहा है तांडव करता महाकाल।
इन शब्दों से निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे श्रोता हैं और जो हमारे दर्शक हैं, उनका जो रोम रोम है वो थोड़ा सा उत्तेजित हो गया होगा, एकदम वीर रस में वो सभी समा गए होंगे। और मैम, आपका हम लोग जब देखते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, तो हमें बहुत सारा शिव जी का भी कुछ कुछ देखने को मिलता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप शिव जी के भी बहुत बड़े भक्त हैं। शिव जी के जो जीवन है, या आप शिव जी को इतना मानते हैं, उस पर 2 लाइनें मैम। अभी मैं प्रयास कर रही हूँ, पर आपने अचानक मुझे कह दिया, मैं याद करना पड़ेगा मुझे कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, या मुझे डायरी निकालनी पड़ेगी शायद उसको पढ़ने के लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें कंठस्थ होती हैं, कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आपको मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा। तब तक हम किसी दूसरे विषय पर बात करते हैं और हम डायरी अवेलेबल करा लेते हैं अपने पास, तो डायरी की उपलब्धता हो जाए तब तक ओवर टू आदरणीय भैया जी, वो आपसे कुछ जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। जब तक मैम का डायरी आता है तब तक हम लोग कोशिश करते हैं कि मैम के बारे में और कुछ जान सकें। मैम, कब ऐसे लगा आपको कि आपकी रुचि इस कविता के क्षेत्र में है? मतलब ऐसा हर किसी के जीवन में आता है कि वो जब लिखते रहता है या कुछ अपने शब्दों को कहते रहता है, तो किसी को अच्छा लगता है, तो किसी के अच्छा लगने के बाद में वो कोशिश करते हैं कि आप अच्छा लिख रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू रखिए, या ऐसे कुछ घटनाएं जिससे आपको ये लग रहा हो कि इस जो कविता का क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको इतना सुंदर प्रश्न किया है आपने कि शायद मुझे इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, लंबा पीछे जाना पड़ेगा, और बहुत ही मार्मिक विषय है ये। इस विषय को जब भी मैं सोचती हूँ, इस बात को जब भी मैं याद करती हूँ, मैंने फ्लैशबैक में जाती हूँ, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। देखिए, स्वयं एक टीचर हूँ मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक का जीवन में क्या महत्व होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे भीतर आप जो कुछ भी अभी इस वक्त देख पा रहे हैं वो एक शिक्षक का ही प्रभाव है। 7वीं कक्षा में जब मैं पढ़ती थी तब से मैंने ये लेखन का कार्य आरंभ किया। तब मुझे नहीं पता था, वो बीज मेरे भीतर, हमारे ही एक सर थे आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट जी। यदि आज वो ये इंटरव्यू कभी किसी माध्यम से उन तक पहुंचता हो तो मैं उनको याद कर रही हूँ, मैं आह्वान कर रही हूँ उनका कि वो मुझसे दोबारा जुड़ें। काफ़ी साल हो गए वो हमसे अलग हुए, क्योंकि हमारे स्कूल में वो उस समय पढ़ाते थे और सोशल स्टडीज़ पढ़ाते थे, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं लेते थे। पता नहीं उन्हें कैसे ये आभास हुआ कि शायद मैं कुछ लिख सकती हूँ, मेरे भीतर ये बीज है, तो मेरे भीतर ये किसी तरह का शायद कुछ है, तो ये बीज उन्होंने मेरे भीतर बीजारोपण किया। उन्हें शायद मेरी भूमि, मेरे मन की भूमि इस विषय में उर्वर लगी होगी, किसी प्रकार की उर्वरता उन्हें अनुभव हुई होगी कि मैं लिख सकती हूँ, तो उन्होंने मेरे अंदर ये बीजारोपण किया और बोला कि तुम रोज एक प्रयास करो, छोटा सा कुछ भी तुकबंदी किया करो, 4 पंक्तियां लिख के लाओ, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए शिक्षक का जीवन में कितना बड़ा प्रभाव होता है। वो आदरणीय हमें केवल क्या पढ़ाते थे, एक सामाजिक विज्ञान का विषय पढ़ाते थे। उनका काम केवल समाज विज्ञान पढ़ाना, वहीं तक सीमित होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जब देखा कि मेरी ये छात्रा है, मुझे अपनी पुत्रीवत समझा हो या अपनी बहन की भांति समझा हो, जो भी समझा हो, उन्होंने मुझे कहा कि आप रोज़ ये प्रयास करें और हम उस पर चर्चा करेंगे। रोज़ मैं ऐसा करती थी, 4 पंक्तियाँ रोज़ लिख के ले जाती थी। मैं तो बहुत बच्ची थी उस समय, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता था, न हिंदी के शब्दों का ज्ञान था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने स्वयं अंग्रेजी माध्यम स्कूल से पढ़ाई की है बचपन से अभी तक। मेरा कॉलेज और मेरा पीजी सब कुछ शुद्ध अंग्रेजी माध्यम में था। लेकिन आपके शब्दों को देख करके लगता रही है कि आप इंग्लिश मीडियम से आकर। जी, मैं प्रयास करती हूँ। हिंदी साहित्य लेकर के पढ़ी हुई है। हाँ जी, मैं प्रयास करती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं और मानते भी नहीं है जब मैं उन्हें बताती हूँ कि नहीं मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, तो उन लोगों को यकीन नहीं होता है। तो ये सत्य है कि मैंने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की और हिंदी में केवल ये मेरे रुचि का विषय रहा है, और अध्ययन करके और वो मेरे भीतर रच बस गया, मैं उसके अंदर रच बस गई। इस तरीके से ये सब चीज़ें हुई। तो वो जो प्रयास था जो आदरणीय सर ने मेरे साथ उस समय किया,
वो प्रयास आज आप एक सार्थक रूप में देख रहे हैं, वो फलीभूत हो रहा है। और परमात्मा की बहुत कृपा है, माँ सरस्वती की, माँ शारदे की परम कृपा है कि हम ये जो आज आप लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं भैया के साथ मेरा, और कविताओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, साहित्य से मैं जुड़ी हुई, ये केवल उनका पुण्य प्रताप है, उनका आशीर्वाद है जो इस तरीके से मुझे प्राप्त हुआ है। तो एक जो शिक्षक होता है ना, वो अपने बच्चों को, अपने छात्रों को, जो कहते हैं ना कि कच्चे मिट्टी के समान होते हैं, और जी एक जो बच्चा होता है वो कच्ची मिट्टी के समान होता है। कच्ची मिट्टी को किस तरह से एक कुम्हार ढालता है और एक घड़े का रूप दे देता है, वो उसे कुछ भी बना सकता है। जी, वो कुछ भी बना सकता है वो उसे। तो हमारे शिक्षक ने हमारे साथ वही किया, किस तरीके से उन्होंने एक कच्ची मिट्टी को घड़े का रूप दिया, और वो घड़ा जिसमें आज बहुत कुछ समाया हुआ है, अच्छा बुरा सब कुछ जो भी आज आप देख पा रहे हैं, वो उन्हीं कुम्हार का किया हुआ है, उन्हीं कुंभकार का किया हुआ है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। यदि सर कहीं हो तो मैं उनका इस इंटरव्यू के माध्यम से चरण वंदन करना चाहती हूँ कि आज मेरा उनसे संपर्क टूट गया। हम बड़े हो गए, अलग अलग जगहों में हमने पढ़ाई की, और सर भी हमारे स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में चले गए थे। इस तरीके से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन उन्होंने जो मेरे भीतर बीजारोपण किया, आज उसी बीज का जो वृक्ष आप देख रहे हैं, और फल जिसे आज समाज जिसका स्वाद ले पा रहा है, वो उसी बीज का एक वृक्ष आप देख रहे हैं। तो यही मैं कहती हूँ कि सच में एक जो टीचर होता है, एक जो शिक्षक होता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ आज अपने आप को कि मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ। और भाग्यशाली के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना जिम्मेदारी का काम एक शिक्षक करता है। यदि वो सच में अपनी जिम्मेदारी को समझता हो तो इस समाज का सच में वो उस समाज को बनाने वाला है, भविष्य को बनाने वाला है। ना केवल भविष्य का दृष्टा है बल्कि भविष्य का निर्माता भी है। तो एक बहुत शक्ति होती है एक व्यक्ति के भीतर, और खास करके अगर वो शिक्षक है जी। तो ये उस चीज़ का है। और आपसे आग्रह करूंगी कि उस कविता को ना सुनकर, यदि मैं आपको थोड़ी देर बाद सुना दूं या फिर कभी अगले इंटरव्यू में सुना दूं, आप चाहें तो मैं कुछ और आपको सुना सकती हूं, क्योंकि शायद डायरी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है। क्योंकि जैसे भैया आदरणीय ने बताया कि हम अभी इन्हें अपने मायके में हूँ, मैं माता पिता के घर पर हूँ, तो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। तो मैं आपको बहुत सी अन्य चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करूंगी, अन्य रचनाओं से जोड़ने का प्रयास करूंगी, और यकीन मानिए ऐसी रचनाओं से जोड़ने का प्रयास करूंगी कि आपको बहुत आनंद आएगा, रोम रोम रोमांचित हो जाएगा। तब तक के आप भैया से बात करें। मैम ने जो कहा कि कच्चे मिट्टी को एक कुम्हार के भांति शिक्षक जो है किसी भी रूप में ढाल सकता है, तो जो हमारे छोटे भाई बहन हो, अगर उन तक भी मेरी अगर आवाज़ पहुंच रही हो, और वो ये सोचते हों कि कोई भी शिक्षक उन्हें बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं या बहुत ज़्यादा कुछ इस प्रकार का कार्य करते हैं कि उन्हें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो उन सभी बच्चों को मैं मैम इस इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस पत्थर में जितने ज़्यादा छीनी और हथौड़े पड़ते हैं, वह उतना ही सुंदर मूर्ति बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो ऐसा कोई भी छोटे विद्यार्थी जो 9वीं 10वीं में हो या जो कॉलेज भी कर रहे हों, तो वो कभी ये ना माने कि उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मेहनत होगा फल भी उतना ही मीठा होता है। इस बीच में हमारे मैम का एक और कविता मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर निकल चुका है, तो उस कविता की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैम, हमारा इंटरव्यू लग रहा है हमें कि थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, तो क्या इसे हम 2 पार्ट में रख सकते हैं? जैसा आप चाहें। तो यहाँ तक एक पार्ट रहेगा, और हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, उसके बाद में एक पार्ट आपको और देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 10-15 मिनट में मैम के पास भी समय कम होगा करके, तो आज चूँकि मायके में है, और मायके में तो जान रहे हैं भाई, मायके में तो कहते हैं कि लड़कियों का अगर कोई राजमहल है तो वो मायके होता है। तो आज मैडम जो है अपने राजमहल में हैं, तो हमें समय की कोई पाबंदी नहीं है, तो दूसरा पार्ट इसका ज़रूर हम बनाएंगे। यहाँ पर से एक पार्ट को हम लोग क्लोज करते हैं।